हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये फिज़िक्स का मॉडल सेट 5 है। तो आप इस मॉडल सेट को देखिए, एक्सप्लेन के साथ देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इसका अर्थ क्या है। कह रहे घर्षण द्वारा अगर ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, यानी कोई पिंड है, मान लेते हैं कि दो पिंड हैं, एक ये पिंड है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है, ठीक। अगर ये घर्षण मान लीजिए कि कोई पिंड है और ये पिंड जो है इसके द्वारा घर्षण हो रहा है, ये दोनों के बीच इस जगह घर्षण हो रहा है और इस घर्षण से क्या होता है कि ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। मतलब ये वाला जो पिंड जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। तो ये इसमें क्या है कि अगर ये ऋणात्मक रूप से आवेशित है तो क्वेश्चन में कह रहा है उस पिंड घर्षण द्वारा ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है तो इसका क्या अर्थ है कि पिंड ने क्या किया। तो अगर किसी पिंड पर घर्षण के द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न होता है तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है, इससे साफ पता चलता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इसलिए वो धनावेशित हो गया और पहले वाले पिंड में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर बना हुआ है ऐसे, ये 1 है, ये 2 है और तीसरा है ये 1 2 3, यहाँ पर भी 3 है और चौथा इस तरह से ऐसे आया है और ऐसे बाहर निकला है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए फिगर आपका बना हुआ है। इस फिगर में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में कह रहा है एक धातु के गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक धातु का गोला, ये गोला जो है ये धातु का है और इस गोले को जो है एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब ये जो है ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया है, धातु के गोले को। ये धातु का गोला है। तो धातु के गोले को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो विद्युत क्षेत्र रेखा जो गई है ये कौन सी इसमें से सही है, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर। तो 1 नंबर में ये बता रहा है कि यहाँ से तो जा रहा है, अदृश्य रूप से उस पार से निकल रहा है। दूसरे नंबर में है ये घूम करके जा रहा है इधर से, और तीसरे में सीधे निकल जाता है। और चौथा नंबर में है कि यहाँ पर जो है इस जगह समकोण का सिंबल नहीं दिया हुआ है, समकोण का सिंबल होगा तो समकोण पर अंदर प्रवेश कर रहा है या समकोण से बाहर निकलता है। तो एक चीज़ याद रखना है कि जब भी किसी चालक पदार्थ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ अगर गुजरती है या अंदर प्रवेश करना चाहती है तो याद रखना है कि वो क्या होगा कि चालक के सतह पर वो समकोण पर मिलती है। इस जगह वो चालक के सतह पर समकोण पर मिलती है, ये याद रखना है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 2 नंबर का आंसर जो होगा वो आपका चौथा पॉइंट होगा, यानी 2 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, एक बिंदु आवेश Q को भुजा L के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है तो घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो क्वेश्चन में है कि एक भुजा L भुजा वाला एक घन है, ये L भुजा का एक घन है, ठीक। इसकी भुजा क्या है, L, और कह रहा है घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है। इस घन के मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट पर आवेश Q रखा गया है तो इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि गाउसीय पृष्ठ कुछ भी हो, ठीक, गाउसीय पृष्ठ कुछ भी हो तो गाउसीय पृष्ठ के आकार पर डिपेंड नहीं करता है उसका विद्युत फ्लक्स। तो गाउस के नियम से ही हम लोग फाई का जो फॉर्मूला होगा विद्युत फ्लक्स का वो Q/ε0 होगा, ठीक है। तो Q/ε0 आपका आंसर 3 नंबर का जो आंसर होगा वो है A नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। तो समांतर प्लेट संधारित्र जो होते हैं
उसकी धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र का पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों के जो बीच की जो दूरी है ये d है। प्लेटों का क्षेत्रफल a माना जाता है। अब बीच में याद रखना है कि ये माध्यम होता है, ठीक ना। तो प्लेट का क्षेत्रफल, बीच की दूरी और माध्यम। तो इसमें कह रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर नहीं करती। तो अगर हम इसका धारिता का अगर हम सूत्र लिखते हैं, धारिता यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ तीन चीज़ पर ये निर्भर करता है। क्या होता है? C समानुपाती होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी C पर, यहाँ पे C डिपेंड करता है किस पर? एप्सिलॉन नॉट पर। C डिपेंड करता है A पर और C डिपेंड करता है D पर। इन तीनों चीज़ पर। तो यहाँ दिया है प्लेट का क्षेत्रफल यानी ये इस पर डिपेंड करता है। प्लेट के बीच का माध्यम यानी एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड है और प्लेट के बीच की दूरी यानी कि D से। लेकिन इस पर निर्भर नहीं करता कि प्लेट किस धातु से बना है, ठीक है। तो प्लेट किस धातु से बना है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो याद रखना है कि आपका आंसर 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है? 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है? समविभव पृष्ठ, तो अगर ये दो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर अगर हम A पॉइंट लिए, इसका B पॉइंट लिए, तो इन दोनों पर अगर हम इसका विभवांतर VA, इसका VB लेते हैं, तो इन दोनों पृष्ठों पर अगर विभव, दोनों पृष्ठ पर विभव अगर समान है VA और VB, तो याद रखना है कि ये दोनों पृष्ठ क्या हो गए? समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ समविभव पृष्ठ हो गए। तो समविभव पृष्ठ का कहता है कौन सा गुण नहीं है? वे एक दूसरे को पार नहीं करते। याद रखना है कि ये दोनों समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। उन पर दूरी के साथ क्षमता में परिवर्तन की दर शून्य है। रियल में अगर हम इस पर, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाएंगे, कहीं भी ले जाएंगे, तो उस पर क्या होगा? उनका जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। उसी के बारे में बोल रहे हैं। तीसरा में छोड़ करके चौथा चलते हैं, वे काल्पनिक क्षेत्र हो सकते हैं। तो रियल में ये काल्पनिक क्षेत्र हो सकता है। और तीसरा में क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए संकेंद्रित गोले होते हैं। रियल में वो गोलाकार होता ही नहीं है। तो आंसर आपका हो गया 5 का C नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में है 3 आवेश दिया हुआ है, +3Q, +Q और Q एक सरल रेखा में समान दूरी पर रखे गए हैं। तो Q पर कुल बल को शून्य करने के लिए Q का मान क्या होगा? तो हम 3 पॉइंट ले लेते हैं इसके लिए, A, B और यहाँ C। इस पर जो आवेश है वो +3Q है और उसके बाद इस पर जो आवेश है वो Q है और इस पर जो है Q है। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सरल रेखा में समान दूरी पर, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R है और फिर इन दोनों के बीच की दूरी भी R है। इन दोनों के बीच की दूरी समान है। तो हम लोगों को निकालना क्या है? Q पर कुल बल को शून्य करने के लिए, मतलब इस पॉइंट पर कहता है कि शून्य करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? Q का मान कितना लेना होगा? तो इस पॉइंट पर शून्य करने के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट पर इन दोनों के बीच जो बल होगा, इन दोनों के बीच के बल को हम लोग F1 ले लेते हैं, इन दोनों के बीच को F2 ले लेते हैं। इन दोनों का मान जब बराबर होगा तो बीच में कोई बल आरोपित नहीं होगा, यहाँ पर बल शून्य होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कुल बल को शून्य करना है, इस पर शून्य करना है। तो अगर हम कुल बल को निकालना चाहते हैं तो इस पर ये बल, इस पर ये बल लग रहा है, तो दोनों को हम F1 बराबर F2 लिखेंगे। तो फॉर्मूला से K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, फिर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो हम इसके आवेश को, जो इसका आवेश जो है उसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ AB, इस पे जो है QA QB, इस पर जो आवेश है उसको QA ले लेते हैं, इस पर जो आवेश है QB ले लेते हैं, इस पर जो आवेश है QB और यहाँ जो आवेश है QC ले लेते हैं, ठीक है।
अब इसी को आगे देखिए, तो क्यू ए क्यू बी, यहाँ के कैंसिल हो जाता है दोनों के लिए। अब यहाँ क्यू ए क्यू बी, क्यू ए का मान कितना है, यहाँ क्यू ए का मान है 3 कूलाम, क्यू बी का मान है प्लस कूलाम, और यहाँ क्यू सी का मान है क्यू। इसी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो क्यू ए का मान होगा 3 कूलाम, क्यू बी का मान है प्लस क्यू, और नीचे है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर भी सेम है तो कट जाएगा। अब इस साइड चलते हैं, क्यू बी का मान प्लस, और उधर हो जाता है बड़ी क्यू, ये भी कट जाएगा, तो क्यू का आंसर हो जाता है 3 कूलाम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर में क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 6 का ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाता है तो यह वितरित नहीं होता। कुचालक गोला, ठीक है, ये कुचालक है, तो इस कुचालक पर कह रहा है कि क्या दिया जा रहा है, आवेश दिया जा रहा है। मान लिया जाए कि हम प्लस क्यू आवेश दिए और भी आवेश दिए इसी जगह है, ठीक, जो भी आवेश हम इसको दे रहे हैं इस जगह है। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, आंसर में, कि सतह पर वितरित होता है, सतह के अंदर चला जाता है, केवल सतह के अंदर जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि कुचालक है, कुचालक है तो चूंकि आवेश का वितरण तो होगा नहीं, क्योंकि चालक पर आवेश का वितरण होता है, और कुचालक पर अगर हम आवेश दे भी तो कुचालक पर आवेश उसी जगह स्थिर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा कोई भी नहीं। ठीक, आंसर होगा 7 का डी। अब 8 का देखिए, 8 में है धातु का पराविद्युतांक स्थिरांक कितना होता है। तो ये तो आपको याद रखना होगा, इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। 9 का आंसर देखिए, 9 में है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, तो ये भी आपको याद रखना होगा, इसका आंसर होता है जूल। ठीक है, 10 का, 10 आपको समझने वाला क्वेश्चन है, आपको समझना होगा 10 को, 10 तो समझा रहा है, देखिए 10 नंबर। 10 में कह रहा है यदि कोई धनावेश निम्न से उच्च विभव क्षेत्र की ओर अग्रसित होता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी। तो यहाँ समझना, देखिए कोई धनावेश है, ठीक है, तो ऐसे इससे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फिगर से समझें, हम बिना फिगर के भी आपको बता देते हैं। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर है निम्न विभव, और बी जो है ये है उच्च विभव। ठीक है, तो निम्न विभव उच्च विभव, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है धनावेश, धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, चूँकि स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो U बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा का, तो ऊर्जा चूँकि कार्य से रिलेटेड है तो VQ, यानी कि VQ होगा, तो फॉर्मूला इसका होगा Q इंटू डेल्टा V। यहाँ याद रखना है कि VA का जो मान है वो क्या है, कम है, यानी कि VB उच्च है, VB बड़ा है VA से। तो यहाँ डेल्टा V का जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो Q इस धनावेश को लेके जा रहा है तो प्लस Q, यहाँ होगा VB माइनस VA। तो यहाँ पे समझना है कि अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान आवेश के मान से गुना होगा तो ये भी बढ़ जाएगा। यहाँ चूँकि लिखेंगे कि VB का मान क्या है, VA से अधिक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका मान अधिक है, इसलिए यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो है इसका भी मान क्या होगा, अगर इसका मान 0 से अधिक है, मतलब दोनों का मान, VB का मान VA से अधिक है, तो इसलिए VB माइनस VA का मान क्या होगा, अधिक होगा। VB माइनस VA का मान 0 से अधिक होगा। जब ये अधिक है तो इसका मतलब U भी अधिक है, अर्थात क्या होगा कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। कब, जब हम इसको निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे। तो 10 नंबर का आंसर जो होता है, 10 का आंसर हो जाएगा B, बढ़ जाएगी, यानी 10 का आंसर हम लोग लिखेंगे B, यानी स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्वेश्चन नंबर अब 11 है, 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है वायु में दो आवेशों के बीच 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उनके बीच का स्थान पूरी तरह से कांच से भरा हो
तो नया बल क्या होगा? वायु में दो आवेशों के बीच 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले वायु का बात हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट ए पर आवेश है Q1 और यहाँ से जो यहाँ है इस पॉइंट का नाम B, इस पर आवेश है Q2 और दोनों के बीच की दूरी है R। इस पर लगने वाला बल है F जिसका मान है 4 न्यूटन। अब इस दोनों आवेश के बीच अगले स्टेप में क्या किया गया कि दोनों आवेशों के बीच कांच से भर दिया गया इसको पूरी तरह से। दोनों आवेशों को कह रहा है कि कांच से भर दिया गया A, B। दूरी समान है, दूरी में कोई चेंजिंग नहीं है और यहाँ पर जो भरा गया है कांच से भरा गया यानी ग्लास से भर दिया गया। तो ग्लास में जो बल लग रहा है उसको हम Fg से सूचित करते हैं। ठीक है, हम लोगों को यही निकालना है कि Fg का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि हम लोग इसका एक परिभाषा पढ़े थे पराविद्युतांक से रिलेटेड, कि वायु में दो आवेशों के बीच जो कूलाम बल होता है, वायु में दो आवेशों के बीच कूलाम बल यानी F, और किसी माध्यम में, माध्यम मतलब यहाँ पर बीच में रखा गया है, याद रखना है ये वायु है और यहाँ भरा हुआ है कांच, इस जगह इसके बीच कांच है। तो किसी माध्यम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल, तो इस बल को हम लोग Fg लिखे हैं यानी Fm भी बोल सकते हैं। तो ये बल है, तो दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों के अनुपात को हम लोग मानते हैं क्या? पराविद्युतांक। तो पराविद्युतांक का जो फॉर्मूला होता है वो K बराबर होगा, पराविद्युतांक हम लोग K से रिलेटेड है, तो K का जो मान होता है वो फॉर्मूला होता है F/Fm। Fm हम इसको G को बोल रहे हैं, जो ग्लास वाला है, हम Fm ही लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या? Fm बराबर F/K। तो अब F का मान तो हम लोग 4 पहले ले चुके हैं और K का वैल्यू यहाँ दिया है, कांच जो दिया हुआ है उसमें K का वैल्यू दिया है 8, क्वेश्चन में दिया हुआ है सापेक्ष पारगम्यता 8। तो Fm का मान 4 दूना 8, तो यहाँ 1/2 होगा यानी कि 0.5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ सापेक्ष पारगम्यता जो दिया हुआ है वो K के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका 11 नंबर का आंसर हो जाता है D। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12, एक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, तो परिनालिका का हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं। परिनालिका में ये फिगर है, तो इस परिनालिका में क्या है कि हम लोगों को अंदर की बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो हम लोग पहले चुंबकीय क्षेत्र का बना लेते हैं इधर से। तो परिनालिका के अंदर ये परिनालिका है, इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है बीच में, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बोल रहा है कि कैसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर डिपेंड करता है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? बहुत ही नज़दीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ नज़दीक होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल भी होता है। तो आंसर आपका होगा एक समान और मजबूत, यानी अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? एक समान होगा, एक समान एवं मजबूत होगा। ठीक है, तो आंसर 12 का आंसर हो जाएगा ए। गाउस, एक गाउस किसके बराबर होता है? तो एक गाउस जो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा 13 का आंसर होगा सी। ठीक है, अब 14 नंबर का क्वेश्चन समझिए। 14 में कह रहा है ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर क्रमशः नमन कोण क्या होता है? तो यहाँ पर हम फिगर से हम लोग समझते हैं। ये हो गया क्या? क्षैतिज रेखा, जिसको हम लोग ध्रुव भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा को हम लोग सूचित करते हैं किससे? भी से, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टल है एच से। और यहाँ पर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो डेल्टा, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम लिखा है नमन कोण। और इस जगह जो नीचे एंगल जो बन रहा है वो है बी बी, वर्टिकली है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों को निकालना है ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर नमन कोण।
तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि ये याद रखना है, ये भूमध्य रेखा ये हो गया और ये ध्रुव की तरफ जब बढ़ रहा है तो ये ध्रुव हो गया। ठीक, तो हम लोगों को यहाँ निकालना है, तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे एक समझना एक चीज़ कि जब डेल्टा है तो ये एक्स की दिशा में जो भी बनता है तो वो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ इससे रिलेटेड इसका चूँकि दोनों कंपोनेंट भाग है तो इसका हो जाएगा बी कॉस डेल्टा और इसका जो मान होगा वो बी साइन डेल्टा होगा। तो अब समझना है क्या कि हम लोगों को यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का, तो हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बी कॉस डेल्टा लेंगे और बी कॉस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र के बराबर माना गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस डेल्टा बराबर 1 और कॉस डेल्टा यहाँ पे होगा कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ डेल्टा बराबर होगा 0 डिग्री। इसी तरह अगर हम दूसरे पे ध्यान दें वर्टिकली में, तो वर्टिकली में क्या होगा, बी साइन थीटा यानी बी साइन डेल्टा बराबर बी, तो ये कट जाएगा, तो साइन डेल्टा बराबर 1 और साइन में हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो डेल्टा बराबर होगा 90 डिग्री, यानी आंसर आपका होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री या 90 डिग्री, तो आंसर आपका हो जाता है 14 का बी, यानी 14 का बी नंबर होगा। अब 15 में चलते हैं। 15, एक इलेक्ट्रिक हीटर कह रहा है वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा होता है, कुछ सेकंड के बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, तो उसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी। प्रारंभिक धारा सबसे पहले हीटर से तो हीटर से जो धारा ली जाती है, याद रखना है कि यहाँ जो प्रतिरोध होता है, ये हीटर का जो तार होता है इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत अधिक होता है, प्रतिरोध बहुत अधिक। तो जब प्रतिरोध बहुत अधिक है तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले इसका जो प्रतिरोध अधिक है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ धारा जो है ये धारा बहुत अधिक मात्रा में लेगा। इस जगह जब शुरुआत में जब धारा लेता है तो वो अधिक मात्रा में लेता है। ठीक है, और जब ये अपना धारा जब ले लेता है उसके बाद वो स्थिर हो जाता है, तो स्थिर हो जाता है तो अब जो धारा लेगा वो कम होगा स्थिर होने के बाद, क्योंकि उसकी उतनी विद्युत की आपूर्ति वहाँ पे हो जाती है, तो स्थिर होने के बाद मान कम हो जाएगा। ठीक है, जब मान कम हो जाएगा तो आंसर होगा स्थिर धारा से थोड़ा अधिक होता है पहले का। एक इलेक्ट्रिक हीटर वोल्टेज की आपूर्ति से जुड़ा है, कुछ सेकंड बाद करंट को अपना स्थिर मान मिल जाता है, तो उसकी प्रारंभिक धारा क्या होगी। तो प्रारंभिक धारा जो होती है, याद रखना है, प्रारंभिक धारा जो होती है स्थिर, याद रखना है प्रारंभिक धारा है, स्थिर होने के बाद जो धारा होता है उसका मान कम होता है, तो आंसर आपका होगा स्थिर धारा से थोड़ा अधिक। तो 15 का आंसर हो जाता है बी। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग फिगर पहले समझते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन है विद्युत वाहक बल प्लस माइनस ये R1 R2 R3। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोधकों से समान धारा प्रवाहित होती है। यहाँ से I आएगा, इधर से I पास होगा, तो 16 का जो आंसर होगा A होगा। 16 का आंसर A। क्यों? क्योंकि कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा का मान समान हो जाता है। ठीक है, तो 16 नंबर तक पार्ट्स 1 में मैंने बनाया, उसके बाद आप लोग देखेंगे अगले पार्ट्स में इसका दूसरा पार्ट्स जो होगा वो कंप्लीट 35 नंबर तक होगा। ठीक है, वो भी आपको एक्सप्लेन के साथ मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और फिर आपके लिए और मेहनत करते हैं। ठीक है।